पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो बिलावल भुट्टो सरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोजाना की बुनियाद पे नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून को आड़े हाथों ले रही है, बल्कि आड़े हाथों का लफ्ज़ तो अब एक मामूली लफ्ज़ होगा, तीरंदाजी, जारहाना तीरंदाजी। खासतौर पर बिलावल भुट्टो सरदारी ने आज जो बयान दिए हैं, एक तो वो कहते हैं बहरास उन्होंने हमला किया है नवाज शरीफ पे और कहा है कि 70 साल के बाबों के हाथ में अगर मुल्क देना है तो फैसला कर लें कि मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। साथ ही बिलावल भुट्टो ने एक तरह से अपने आप को भी प्रपोज किया। किसके सामने प्रपोज किया, ये सवाल का जवाब आज प्रोग्राम में लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन बिलावल कहते हैं कि आपने सबको आजमा लिया है, एक बार मुझे भी आजमा के देखें। तो बिलावल अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को प्रपोज कर रहे हैं कि मुझे भी आजमा के देखें। किसके सामने प्रपोज कर रहे हैं और क्या बिलावल भुट्टो सरदारी उन्हीं लाइंस पे चलने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन लाइंस का ताना वो नवाज शरीफ को, मुस्लिम लीग नून को दे रहे हैं, नया सिलेक्टेड होने के हवाले से, नया लाडला होने के हवाले से? क्या बिलावल भुट्टो का इशारा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ है, मुक़्तदरा हल्कों की तरफ है? और क्या पीपल्स पार्टी के लिए ये मिन्नत समाजत काम कर सकती है? मुस्लिम लीग नून के हवाले से अगर बात की जाए तो रोज़ाना की बुनियाद पे उन पे लगने वाले इल्ज़ामात मज़ीद से मज़ीद मजबूत होते जा रहे हैं और ये इल्ज़ामात सिलेक्टेड के हैं, सिस्टम के नए लाडले के हैं। नवाज शरीफ इस नए टैग से छुटकारा कैसे पाएंगे, इस नए दाग को अपने दामन पे लगने से कैसे बचा पाएंगे, कैसे अपने आप को महफूज रख पाएंगे? और क्या उसी टैग को, उसी दाग को लेकर नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाहेंगे, जिस पे उनके सबसे बड़े सियासी हरीफ, सियासी मुखालिफ, सियासी राइवल चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर्वाइव नहीं कर सके? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इस टैग को, लाडला और सिलेक्टेड होने को सर्वाइव नहीं कर पाए तो नवाज शरीफ के लिए सर्वाइवल की रास्ता कैसे निकलता है? फिर बात करेंगे मौलाना फजल रहमान की। कुछ बयानात आज उन्होंने भी दिए हैं। वो कहते हैं कि मुनाफिकाना रविश और किरदार तर्क करना होगा। 75 सालों से पुरानी लकीरों पर चल रहे हैं, उन लकीरों को छोड़ना पड़ेगा। ये किसको पैगाम दे रहे हैं मौलाना फजल रहमान? क्या उनका इशारा भी नवाज शरीफ की तरफ है? और क्या नवाज शरीफ अपने देरीना इत्तेहादियों को, मौलाना फजल रहमान हो गए या अभी हालिया इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़श्ता 16 महीने की, क्या उनका साथ लूज़ कर रहे हैं या सिर्फ ये इलेक्शन कैंपेन की गर्मा गर्मी है, सिर्फ ये इलेक्शन कैंपेन की गहमा गहमी है? उसके बाद हमें मामलात बेहतर होने पे नज़र आ सकते हैं। इन्हीं मामलात पे बात करेंगे और सबसे पहले मुस्लिम लीग नून से इसका जवाब लेंगे। नून लीग के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा, पॉलिसी साज रहनुमा में से एक सेंटर इरफान सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सेंटर इरफान सिद्दीकी साहब। और पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी नवाज शरीफ का, मुस्लिम लीग नून का, जिसमें शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा भी शामिल थी, मरकज़ी क़यादत, बलोचिस्तान का उनका दौरा, कल तक जो सियासी तौर पर हराम थे बाप पार्टी वाले, आज वो मुस्लिम लीग नून के लिए हलाल हो गए हैं। आज डॉन अखबार ने भी इदारिया लिखा है जहाँ पे कहा है कि रिपीट टेलीकास्ट, और एक तरह से ये बताने की कोशिश की है कि PMLN ऑफ 2023 एंड 2024 इज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफ 2018। जिस तरह 2018 में PTI के लिए मैनेज किया जा रहा था किसी और की आशीर्वाद पे, उसी तरह से नून लीग के लिए अब लोगों को मैनेज किया जा रहा है। ये सिर्फ अखबारात के इदारिये ही नहीं लिख रहे, आपकी जो हरीफ सियासी जमातें हैं, मुखालिफ जमातें, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी, अब वो आपको, नवाज शरीफ को नया सिलेक्टेड होने का ताना दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा दाग मुस्लिम लीग नून ने अपने ऊपर लेने का एक बोझ नहीं उठा लिया? बहुत शुक्रिया गरीदा। आपने दो मामलात को और दो हवालों से बयान किया है, शायद एक ही बात को। एक तो ये है कि मीडिया, एक अखबार का भी आपने हवाला दिया कि हमारे बारे में क्या कह रहा है और हमें 2018 की तहरीक इंसाफ होने का ताना दे रहा है, और दूसरा आपने एक सियासी रहनुमा का हवाला दिया कि वो हमारे बारे में क्या कहते हैं। देखिए, आप ये मानती हैं और ये जानती हैं एक कोनामश का एंकर होने के नाते कि पाकिस्तान बहरहाल तमाम तर नशेब व फराज के बावजूद एक जमहूरी मुल्क है, और जमहूरी सोच रखने वाले लोग जहाँ रहते हैं, हर किसी को आज़ादी है, मीडिया को आज़ादी है हमारे बारे में क्या राय रखता है, उस राय का किस तरीके से इजहार करता है। सियासी जमातों को आज़ादी है हमारे बारे में क्या राय रखते हैं। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हम जानते हैं कि हमें किस चक्की में पीसा गया,
ہم جانتے ہیں کہ کس طرح عدالتوں سے ہمیں سزائیں دلوائیں گئی، ہمیں جانتے ہیں کہ کس طرح JIT بنی، ہم جانتے ہیں کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینا ہمارا سب سے بڑا جرم تھا۔ آج اگر یہ کہا جا رہا ہے کسی عدالت سے کہ یہ غلط ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یا ہمیں ریلیف ملتا ہے، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ ناانصافی کا ازالہ ہوتا ہے، تو اس کو لاڈلا ہونے کے کھاتے میں نہیں لینا چاہیے۔ نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ ہم بلوچستان گئے ہیں یا کوئی اور لوگ ہمارے ساتھ آ کے ملے ہیں، مجھے 100% یقین ہے غریدہ کہ اگر یہ لوگ ان کے ساتھ ملے ہوتے تو یہ حلال و حرام کا جو فرق آپ بتا رہی ہیں اس کا معیار کچھ اور ہو جاتا۔ دیکھیں جس طرح ایک ووٹر کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ کل اس نے ایک جماعت کو ووٹ دیا، آج وہ کسی جماعت کو ووٹ دے گا، کل کسی اور کو دے گا، تو اسی طرح سیاسی جماعتوں کو آزادی ہوتی ہے، وہ اپنے پارٹنر چنیں، اپنے اتحادی چنیں، اور اتحادیوں کو، چھوٹی جماعتوں کو بھی آزادی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مستقبل کے حوالے سے، آنے والے سیاسی موسموں کے حوالے سے اپنا راستہ چنیں۔ اس میں کوئی چمبے کی حیرت کی بات نہیں ہے۔ ہمارے کھاتے کے اندر نہ کوئی NRO ہے، نہ کوئی معافی ہے، نہ کوئی تلافی ہے۔ ہم سیدھے سباؤ، نواز شریف تو 9 سال جلا وطنی کاٹ کے آیا ہے، وہ تو 2.5 سال جیلوں میں رہا ہے، اس نے اگر یہ کھیل کھیلنا ہوتا تو وہ کبھی اقتدار سے الگ ہی نہ ہوتا۔ سر آپ نے وضاحت کرنے کی کوشش تو کی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ازالہ ہو رہا ہے، جو تکلیف انہیں ملی تھی اس کا ریلیف ان کو مل رہا ہے، اور نیچرل ریلیف مل رہا ہے یا قانونی ریلیف مل رہا ہے، لیکن سوال پھر وہی آ جاتا ہے کہ باپ پارٹی ہو یا متحدہ قومی موومنٹ ہو، یہ وہ پارٹیاں ہیں جن کے بارے میں تاریخی سیاسی اعتبار سے پاکستان میں واضح ہو جاتا ہے کہ کسی کے اشارے پہ چلتی ہیں۔ صرف یہی نہیں، بلاول بھٹو زرداری بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس طرح مانگے تانگے کی حکومت آپ لے لیں گے، 10 لوگ یہاں سے اکٹھے کر لیں گے، 2 وہاں سے اکٹھے کر لیں گے تو سال سے زیادہ آپ نہیں چلا پائیں گے۔ بلاول بھٹو نے آج یہ بھی تنقید کی کہ جن کو پہلے سے آزما کے رکھا ہوا ہے 70 سال کے بابوں، اور یہ ظاہر ہے ایک بڑا ڈائریکٹ اٹیک ہے نواز شریف کے اوپر، تو بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کریں کہ آپ نے ملک 70 سالہ بابوں کے ہاتھ میں دینا ہے یا نوجوانوں کے ہاتھ میں دینا ہے جن کو آپ پہلے آزما چکے ہیں، ان کو چھوڑیں اور مجھے آزما کے دیکھیں، یہ بلاول بھٹو کا کہنا ہے۔ تو بڑی سخت قسم کی تیر اندازی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے نواز شریف پر براہ راست۔ غریدہ، پیپلز پارٹی کے جذبات و احساسات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت یہ فیل کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، اور بڑے واضح طریقے سے نادانستہ طور پر ایک پیغام دے رہے ہیں جیسے وہ ہار چکے ہیں، اور جیسے مسلم لیگ نون کی حکومت بننے جا رہی ہے، اور وہ عوام الناس کو بھی کسی نہ کسی حوالے سے یہی میسج دیے جا رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ نوجوان ہیں اور ہم آپ کی قدر کرتے ہیں، مستقبل آپ کا ہے، آپ کا سیاسی میدان انشاءاللہ سجے گا کسی نہ کسی وقت۔ مریم نواز ہیں، انہیں بھی کسی نہ کسی وقت یہ موقع ملے گا، لیکن آپ یہ بتا دیجئے، میں بلاول صاحب سے سیدھے سباؤ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے والد محترم کی حکومت رہی ہے 5 سال، 2008 سے لے کے 2013 تک۔ نواز شریف کی حکومت رہی ہے 2013 سے 2018، ویسے تو 17 تھی لیکن چلے 18 گن لیں۔ پھر خان صاحب کی حکومت رہی ہے، عمران خان صاحب کی 4 سال حکومت رہی ہے 2018 سے 2022 تک۔ اب ان ساری حکومتوں کو سامنے رکھ دیں، کسی بھی غیر جانبدار مبصر کے سامنے، غیر جانبدار اینکر کے سامنے، جس اداریے کا حوالہ دیا آپ نے، اس اداریے لکھنے والے اخبار کے سامنے، کہ جی ان 5 سالوں میں پاکستان کو کیا ملا ہے، اس 70 سالہ شخص کے دور میں پاکستان کو کیا ملا ہے، اور اس شخص کے دور میں پاکستان کو کیا ملا ہے۔ اگر 4 سالوں والوں کے پاس ہے گالی گلوچ، جیل، کرایہ داری، غداری، پنکھے اتارنا، نیب کے کیسز، FIR کے کیسز، کرپشن کا جو بھی ادارہ ہے اس کو، اس کے علاوہ اگر کچھ ہے تو وہ بتا دیں۔ زرداری صاحب کے 5 سالوں کے دور میں اگر کچھ ہے سوائے مہنگائی کے، سوائے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے، سوائے بیرونی سرمایہ کاری کے خاتمے کے، اور سوائے دہشت گردی کے، ان 4 چیزوں کے علاوہ اگر ان کے 5 سالہ دور میں کوئی چیز ہے تو وہ بتائیں۔ ہم اپنے 4 سالوں میں بتا دیں گے کہ یار ہم نے 15,000 میگا واٹ بجلی دی ہے، ہم 62 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری لے کے آئے ہیں، ہم نے فاٹف کی آپ کی بلیک لسٹ سے پاکستان کو وائٹ میں لے کے آئے ہیں، ہم سی پیک لے کے آئے ہیں، ہم نے بندرگاہیں بنائی ہیں، ہم نے موٹر ویز بنائی ہیں، ہم نے کارخانے بنائے ہیں۔ ہم تو 20 چیزیں کھڑے کھڑے گنوا دیں گے۔
तो जब People's उनके Party नामा ने- अमाल में कुछ नहीं है, पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम भी तो दी है, बताइए। 18वीं तरमीम भी तो दी है इस मुल्क को, जो कि बहुत बड़ी एक देखना 18 और नो आज- नो 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 और- आप ये मेरी बात सुन ले, अच्छा जवाब मेरा सुन ले सवाल भी ना। अगर आप ले लें साथ ही, क्योंकि अट्ठा- इस 18वीं तरमीम से जुड़ा हुआ ही सवाल है। पीपल्स पार्टी, रज़ा रब्बानी ने एक प्रेस रिलीज भी जारी कर दी कि एक सियासी जमात कोशिश कर रही है, या इस वक्त जो गुफ्तगू हो रही है, जो अफवाहें, जो बातें हो रही हैं, वो ये हैं कि नून लीग 2/3 अक्सरियत का मुतालबा इसलिए कर रही है कि मुक़्तदिर हल्के भी शायद ये चाहते हैं कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ जाए PMLN, और फिर जो आईनी तरामीम करनी है जिसमें 18वीं तरमीम की भी कोशिश हो सकती है, जो कि एक तरह से वन साइडेड हो कोशिश या बगैर कंसल्टेशन के हो। तो इन सारी बातों को ज़रा एड्रेस कर दीजिएगा। मैं एड्रेस कर दूंगा। पहली बात तो ये है कि 17वीं तरमीम मुशर्रफ साहब ने की थी, और उसमें कुछ हमारी मुत्तहिदा मजलिस अमल ने भी ताउन किया था कुछ शराइत की बुनियाद पर। पीपल्स पार्टी उससे बाहर रही, हम उससे बाहर रहे। जब ये तय हुआ और हमारी उनके साथ कोलिशन गवर्नमेंट बनी 2008 के अंदर, तो दो चीज़ें शामिल थी उसमें। एक तो ये कि जजों को बहाल किया जाएगा, दूसरा ये कि 18वीं तरमीम करके हम 17वीं तरमीम का खात्मा करेंगे। ये हमारा एग्रीमेंट था, ठीक। ये किसी जमात की देन नहीं थी। और तमाम सियासी जमातों ने, अगर मुस्लिम लीग नून भी अलग हो जाती तो 18वीं नहीं हो सकती थी। ठीक। दोनों के कंसेंसस से बाकी जमातें मिली, लिहाजा दोनों का क्रेडिट है। जिस तरह 13वीं तरमीम हमने मिलके की, 14वीं हमने मिलके की, 18वीं हमने मिलके की। तो इसलिए ये मत कहें कि जी ये 4 साल या 5 साल का अतिया ये 18वीं तरमीम, आवाम को क्या दिया, चलें ये दे दी हमें उसने 18वीं तरमीम। आगे चले। अब जो बात कह रहे हैं रज़ा रब्बानी साहब, एक तो ये है कि ये क्या साराई है कि जी ऐसा होने जा रहा है, ठीक। होता है या नहीं होता है। क्या मुस्लिम लीग नून के पास इतनी अक्सरियत आती है, 2/3 आती है, नहीं आती है, ये वक्त बताएगा। ठीक। तीसरी बात वरीदा, हम बार बार कहते हैं मिल बैठो, मिल के काम करो, ये करो। हमारे पास सिर्फ एक मुकद्दस दस्तावेज रह गई है जिसका नाम है आईन पाकिस्तान। अब आईन पाकिस्तान अगर ये कहता है कि 2/3 अक्सरियत कोई भी तरमीम कर सकती है, कोई भी कानून बना सकती है, ये उसको इस्तेकाक देता है, आइन देता है पार्लियामेंट को ये हक, तो उस हक के अंदर ना रज़ा रब्बानी मुदाखलत कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूँ, ना कोई और कर सकता है। यानी अगर कि- ये यानी कि- 18वीं 2/3 मेरी बात पूरी होने दे। जी। 2000 ये जो 18वीं तरमीम हुई है, जी। ये किसने की है? पार्लियामेंट ने की है ना। जी। तो क्या पार्लियामेंट 18वीं तरमीम के बाद मफलूज हो गई है? उसके बाद वो उस तरमीम के अंदर अगर 18वीं या 19वीं या 20वीं तरमीम आइन में हो चुकी है, तो 20 दफ़ा आइन अमेंड हुआ है ना 73 का, 21वीं दफ़ा भी हो सकता है। मैं एक उसूली बात कर रहा हूँ, नज़रियाती बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होने जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब 18वीं तरमीम 17वीं तरमीम के ख़ात्मे के लिए हो सकती है, ज़िया-उल हक़ की 8वीं तरमीम के ख़ात्मे के लिए 13वीं तरमीम हो सकती है, फिर 14वीं हो सकती है, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं हो सकती है, 19वीं, 20वीं, 21वीं भी हो सकती है। किसी पे मत कदगन लगाएं। अगर आप जमहूरियत पे यकीन रखते हैं तो पार्लियामेंट को ये इख्तियार देना होगा, और है उसका मौरूसी इख्तियार है, वो कोई भी आईनी तरमीम कर सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर इरफान सदीकी साहब। बहुत से अहम सवालात के जवाब आपने दिए, और इन जवाबात में बहुत से मायने खेज जवाबात भी शामिल थे। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इन्हीं मामलात पे कुछ मज़ीद बात करेंगे कुछ मज़ीद मेहमानों के साथ। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जिन सवालात पे बात हो रही थी ब्रेक से पहले, उन्हीं सवालात के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा राय लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सुहेल वड़ाइच साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। आप पिछले कुछ अरसे से मुसलसल कॉलम्स भी लिख रहे हैं जो कि बहुत जगहों पे अनईजीनेस भी क्रिएट कर रहे हैं और बड़ा तलातुम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आप चूँकि हमेशा बड़ी हक बात और खरी अंदाज में लिखते हैं, चाहे किसी को वो पिंच भी करे, किसी को चुभे भी। आज डॉन अखबार ने भी इदारिया लिखा है रिपीट टेलीकास्ट का, और उनके इदारिया का लुब्बे लुबाब यही है कि मुस्लिम लीग नून 2023 की, 2024 की, वो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे 2018 की पाकिस्तान तरीके इंसाफ है। नवाज शरीफ पे पीपल्स पार्टी भी एक नया सिलेक्टेड होने का दाग लगा चुकी है। क्या नवाज शरीफ इस नए दाग के साथ, नया लाडला, नया सिलेक्टेड, इसके साथ सरवाइव कर पाएंगे अगर वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं? और ये टैग इमरान खान को नहीं बचा पाया, इमरान खान के लिए संभालना बहुत मुश्किल था, तो क्या नवाज शरीफ इस टैग को संभाल पाएंगे? देखें, तवक्को तो अच्छी करनी चाहिए। तवक्को तो यही है कि नवाज़ शरीफ का चूँकि एक पास्ट है, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं,
3 दफ़ा 4 दफ़ा मुक़्तदरा के साथ लड़ाई कर चुके हैं, फिर सुलह कर चुके हैं। इसीलिए उनको ये मशवरा दिया जा रहा है कि आप डिफरेंट बिहेव करें। आप सिर्फ ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट की और आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, बहुत अच्छा है, लेकिन अपने जो बाकी असूल हैं उनको तज ना करें। जो जमहूरी असूल होते हैं, जो आइन की पासदारी होती है, जो मुखालफिन को स्पेस देने की बात होती है, उसमें आप इमरान खान से डिफरेंट बिहेव करें। तो यही जो इस वक्त मामला ज़ेर बहस है वो यही है कि अगर ये भी वही करते रहे जो इमरान खान ने किया तो फिर तो ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। फिर जब कल को ये जाएंगे तो जो इमरान खान के हामी होंगे या इमरान खान होंगे या जो अगला रजीम होगा वो इनसे बदला लेगा, तो मुल्क जो है उसका क्या बनेगा। तो इसीलिए मैं मुसलसल एक आजिज़ सहाफ़ी के तौर पर, एक कलम के जो यूँ समझिए कलम चलाने वाले के तौर पर मैं यही कह रहा हूँ कि भाई दुनिया भर में तरीका ये होता है कि कहीं स्टॉप किया जाता है रिवेंज साइकिल। तो बजाय ये है कि फिर 5 साल के बाद हम ये कहें कि रिवेंज साइकिल बंद करो, 3 साल के बाद, तो अभी से उसकी कोशिश शुरू कर दें और ये रिवेंज साइकिल रुकना चाहिए। इस रिवेंज साइकिल पर जरा आगे चल के मजीद तफसील से आपसे सवाल करेंगे, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी मुसलसल मुस्लिम लीग नून पे तीरंदाजी कर रहे हैं और आज उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया नवाज शरीफ पे। खैर पहले भी कर रहे हैं, उनको सिलेक्टेड कह रहे हैं, उनको लाडला होने के ताने दे रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि जी 70 साल के बाबों से मुल्क चलाना है तो फैसला कर लें। साथ ही उन्होंने अपने आप को भी प्रपोज किया है कि जी एक बार मुझे भी आजमा के देखें। किससे कह रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, किससे ये प्लीड कर रहे हैं? फिर मौलाना फजल रहमान ने भी कुछ अजीब व गरीब सी बातें की हैं। वो कहते हैं कि जी मुनाफिकाना किरदार हमें छोड़ देना चाहिए, 75 साल से हम एक ही रवश अपना रहे हैं, उस रविश को हमें चेंज करना चाहिए। तो ये क्या क्या इशारे दे रहे हैं आपकी नज़र में ये सब चीज़ें, ये बयानात? नहीं देखें, बिलावल साहब जो थे वो भी समझते हैं कि मैं भी एक एलिजिबल कैंडिडेट हूँ, लेकिन अगर हम हकीकत पसंदाना तौर पर देखें तो मेरा ख्याल है कि जो इस्टेब्लिशमेंट या जो भी हमारी मुक़्तदरा है उसको सूट यही करता था कि क्योंकि पंजाब इज़ ए बैटल ग्राउंड जहाँ पे पीटीआई से मुकाबला होना है, तो चूँकि पीपल्स पार्टी पंजाब में बहुत थोड़ी थी और ख़ासकर शहरों में और सेंट्रल पंजाब में बिल्कुल नहीं थी, तो इसलिए उन्हें सूट यही करता था कि नून लीग से जो है वो मामला करें, और इसीलिए उन्होंने नून से मामला किया। और दूसरा ये है कि उनको चूँकि इकानमी की प्रॉब्लम है, पाकिस्तान की मईशत का बहरान है, तो इसलिए उनके वकील के तौर पे, अगरचे मेरी अपनी राय तो मुख्तलिफ है, लेकिन उनके वकील के तौर पे मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ये देखा होगा कि कौन जो है बिज़नेस क्लास का नुमाइंदा है, कौन जो है वो बिज़नेसमैनों से डील कर सकता है, तो वो उन्हें नवाज शरीफ नज़र आए होंगे। तो इसलिए ये जो 2 वजूहात थी, एक पंजाब बैटल ग्राउंड होना और तहरीक इंसाफ का राइवल होना नून का, और दूसरा बिज़नेसमैनों का नुमाइंदा होना जो है नवाज शरीफ का, ये वो 2 वजूहात होंगी जिसकी वजह से ये इत्तेहाद बना है। लेकिन अब तो नवाज शरीफ साहब से मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि नवाज शरीफ साहब को मुख्तलिफ बिहेव करना चाहिए। ये सिर्फ वक्ती मफाद नहीं, उनको मुल्क के दूर रस मफाद की तरफ देखना चाहिए। आज की जो लड़ाई है ये आज तो ख़त्म नहीं होगी, अगर ख़त्म नहीं करेंगे तो ये तो चलती रहेगी, तो फिर आगे लड़ाई, फिर मार कुटाई, दुनिया भर में जंगों का नतीजा भी अमन ही होता है। तो अल्टीमेटली सियासी जमातों को किसी जगह बैठ के मसालत करनी होगी। अब ये भी कहा जा सकता है कि नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले मसालत कैसे कर सकते हैं, इलेक्शन के बाद करेंगे, जो मैं सुनने में आ रहा है। मेरा ये ख्याल है कि नहीं, उसके सिग्नल पहले से जाने चाहिए ताकि दूसरों को ये तो हौसला हो कि भाई वो भी कहीं मैदान में हैं। सिर्फ उनको बुलडोज़ करके अगर इलेक्शन होंगे तो उसकी क्रेडिबिलिटी पे, उसकी साख पे सवाल रहेंगे, जैसे 2018 के इलेक्शन पे रहे, क्योंकि वो भी इसी तरह बुलडोज़ करके हुए थे। आपके इस बेहतरीन एनालिसिस से कुछ मज़ीद सवालात जन्म लेते हैं और वो सब सवालात मैं आपसे इसी एक सवाल के अंदर ही रैप अप कर दूंगी। एस्टैब्लिशमेंट का किरदार आप क्या देखते हैं? एस्टैब्लिशमेंट तो ए पॉलिटिकल नहीं हो चुकी, तो फिर आप किस तरह कह रहे हैं कि बिजनेस क्लास का नुमाइंदा देखा है एस्टैब्लिशमेंट ने नून को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राइवल देखा है, पंजाब का बैटल ग्राउंड होने को देखा है। एस्टैब्लिशमेंट तो ए पॉलिटिकल हो चुकी है उनके अपने मुताबिक, तो उनका किरदार क्या है इस वक्त नवाज शरीफ के वंस अगेन राइज में? दूसरा, क्या आप समझते हैं कि पंजाब से मुस्लिम लीग नून इतनी अक्सरियत हासिल कर सकेगी, और जिस तरह बलूचिस्तान में बाप उनके हवाले किया गया है, बाकी लोग उनके हवाले किए गए हैं,
ایم کیو ایم ان کے حوالے کی گئی ہے کہ 2/3 میجورٹی وہ حاصل کر سکیں. یہ ایک سوال کا حصہ. اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اور چیئرمین پی ٹی آئی, بھول جاؤں گا غریدہ. چلے اس سوال کا جواب دے دیجئے پھر اگلا سوال. غریدہ آپ نے جواب تو خود ہی دے دیا جب آپ نے یہ کہا کہ ایم کیو ایم کو حوالے کیا گیا ہے, جب آپ نے کہا کہ باپ کو حوالے کیا گیا, تو جواب تو خود آ گیا کہ اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل نہیں ہوتی. اسٹیبلشمنٹ جو ہے پاکستان جیسے ملک کے جو کہ ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے جہاں پہ کہ جو مقتدرہ ہے وہی اقتدار اور اختیار جو ہے وہ کلی رکھتی ہے اور وہی دیتی ہے سیاسی جماعتوں کو. تو میرا خیال ہے اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے. یہ ظاہر ہے یہ آئین سے ماورا بات ہے, قانون میں سمجھ نہیں آتی, سیاست میں سمجھ نہیں آتی, بٹ حقیقت یہی ہے. دوسری بات آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو نون کیا پنجاب میں اس سپورٹ سے جیت جائے گی, تو میں ابھی مجھے جانے کا اتفاق ہوا پنجاب کے انٹیریئر میں, تو سوال یہ ہے کہ جب مقابلے میں کوئی بندہ ہی نہیں ہوگا یا کوئی نامور بندہ نہیں ہوگا یا جو اصل رائیول ہوتے ہیں وہ نہیں ہوگا, تو پھر تو ون وے گیم ہوگی. یہ ٹھیک ہے کہ ان کے ورکر ہیں, ووٹ ہیں, لیکن جب ووٹوں کا کوئی لیڈر نہیں ہوگا, جب ووٹوں کو کوئی باہر نکالنے والا نہیں ہوگا, کوئی ہلا شیری دینے والا نہیں ہوگا, کوئی جلوس نہیں نکالے گا, کوئی جلسے نہیں کرے گا, تو ظاہر ہے وہ ووٹ جو ہے وہ پھر اس طرح سے طاقت سے نہیں نکل سکے گا اور نون کو اس کا بہت ایڈوانٹیج ہو جائے گا. اب سوال کا دوسرا حصہ, اور جو آپ کے ریونج کے آپ کا جو آپ کی ایک سوچ ہے, مصالحت کی ایک سوچ ہے, مفاہمت کی ایک سوچ ہے کہ ریونج کا سائیکل بند ہونا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین, پاکستان تحریک انصاف کی نواز شریف سے تو کوئی براہ راست لڑائی نہیں ہے, مسلم لیگ نون کے ساتھ تو کوئی براہ راست لڑائی نہیں ہے, لڑائی تو ان کی جو اس وقت ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. سو مصالحت یا مفاہمت نواز شریف کیسے کر سکتے ہیں؟ ریونج سائیکل کا اختتام یا اس کے اختتام کا آغاز نواز شریف کیسے کر سکتے ہیں؟ لڑائی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ نہ چاہے کہ کوئی گرینڈ ڈائیلاگ ہو جس میں پاکستان تحریک انصاف بھی شامل ہو, تو مسلم لیگ نون کیا کر سکتی ہے, نواز شریف کیا کر سکتی ہے, کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں غریدہ صاحبہ, یہ تو وہی جواب ہے یا وہی سوال ہے جس کو عمران انجوائے کیا کرتے تھے. وہ بھی جو اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی اس کے مطابق کہتے تھے کہ نواز شریف کو جیل میں رہنے دو, نواز شریف کو اور سزائیں دو, نواز شریف کا ہم کیا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے ان کے تو مقدمات پہلے سے بنے ہوئے تھے, ہم نے تو کوئی نیا مقدمہ نہیں بنایا. سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے نا, آپ دیکھیں نواز شریف آپ ہی کی باتوں سے اور میری باتوں سے اور ہم سب کی باتوں میں ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں پہلے طے کی ہیں نا, تو کیا انہی کا یہ فرض نہیں کہ یہ بھی معاملہ طے کریں کہ اس معاملے میں فوج جو ہے وہ ذمہ دار ہے اور باقی معاملات میں نواز شریف طے کریں گے؟ اس طرح تو نہیں ہوتا. سیاست کا ہر معاملہ نواز شریف نے ہی طے کرنا ہے, اور ہم لوگ جو عوام ہیں یا صحافی ہیں, کیا ہم یہ مطالبہ فوج سے کریں؟ ظاہر ہے ہم تو فوج سے نہیں مطالبے کرتے, نہ فوج جو ہے ہمارے مطالبے سنتی ہے. ظاہر ہے یہ مطالبات جو ہیں یہ سیاسی لیڈر سے کیے جاتے ہیں, جس کو چابی بردار کہا گیا, اور آپ نے آج کے کالم میں اس کا بہترین جواب بھی دے دیا. جی بالکل. آپ جواب مکمل کر لیجئے. تو دیکھیں ہمارا کام چابی بردار جو ہیں ان سے بات, جو بندہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرتا ہے وہی چابی برداروں سے بھی بات کرے گا نا. ہم لوگ جنہوں نے چابی دیکھی نہیں ہے, جنہوں نے اقتدار دیکھا ہی نہیں ہے, ہم کیا بات کریں گے؟ ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ جناب سہیل بڑائچ صاحب, سینئر صحافی, تجزیہ کار, کالم نگار, بہترین انداز میں اپنا انالیسس دے رہے تھے کہ اس وقت صورتحال کیا بن رہی ہے سیاسی جماعتوں کے لیے, خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے لیے. پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے, اور نگران وفاقی وزیر فار ہیومن رائٹس ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس پہ. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب پروگرام کے اس سیگمنٹ میں پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے, جس کے بارے میں دنیا بھر میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کوئی زیادہ تسلی بخش نہیں ہے, اور اس کی بنیاد پہ پاکستان کی بہت سے امداد, جو کہ پاکستان کے لیے کوئی امداد نہیں ہوتی بلکہ پاکستان کا حق ہے, کیونکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے جتنی قربانیاں دی ہیں, جتنی جانی اور مالی قربانیاں دی ہیں, یہ اس کا رتی برابر بھی ازالہ نہیں ہو سکتا. لیکن ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے اور بہت سی جگہوں پر کہ اس طرح کی پاکستان کی جو کمپنسیشن کی ایڈ ہوتی ہے اسے پاکستان کے انسانی حقوق کے معاملات سے بہت حد تک جوڑ دیا جاتا ہے. سو انسانی حقوق کی پاکستان میں اصل میں صورتحال کیا ہے, اور
पाकिस्तान में चैलेंजेस क्या है इंसानी हुकूक की सूरत हाल को बेहतर बनाने के हवाले से। इसके अलावा इस वक्त जो मुल्क में सियासी माहौल है, एक मखसूस सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको शिकवा है कि उसके सियासी कारकुनान के ख़िलाफ़ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। उस पर ना सिर्फ वो आलमी इदारों को खतूत भी लिख चुके हैं, बल्कि एक प्रोपेगेंडा की वॉर, एक नैरेटिव की वॉर जो है वो मुसलसल जारी है। और अभी हाल ही में अफ़गान मुहाजिरीन की रिपैट्रिएशन, उनको जो खैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में मुक़ीम थे, उनकी वापसी के हवाले से भी हमने देखा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने वालों की मशीन एक बार फिर तेज़ी से हरकत में आई और इस हवाले से भी इंसानी हुकूक के मामले को उछाला गया। हकीकत क्या है, इन्हीं पे सवालात करेंगे और इन सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं खलील जॉर्ज साहब, जो कि निगरान विफाकी वज़ीर हैं बराए इंसानी हुकूक। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सबसे पहले अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से बात कर लीजिए। उनकी जो रिपैट्रिएशन है, उनको जो खैर कानूनी अफ़गान मुहाजिरीन हैं, उनको पाकिस्तान से भेजने का, अपने मुल्क में भेजने का जो प्रोसेस है, इसमें बहुत कुछ सुनने में आया कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ होती रही हैं। हकीकत क्या रही? शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ की वापसी है और बहुत अरसा हमने इनको रखा, और आज भी हम उन अफ़गानियों को नहीं निकाल रहे जिनके पास पाकिस्तान के पासपोर्ट हैं, पाकिस्तान के जिनके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। और ये किसी के एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि जो वो लोग जो किसी न किसी क्रिमिनल में मतलूब थे और वो क्रिमिनल करते हैं और किसी भी हवाले से पाकिस्तान की को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके हवाले से हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया हुआ है और लोग अफ़गानिस्तान में उन लोगों को निकाला जा रहा है, बाकी और किसी को नहीं, ना किसी ये तबके के ख़िलाफ़ है, ना किसी कौम के ख़िलाफ़ है, बल्कि ये जो अनलीगल अफ़गान माजरीन का बहुत ज़्यादा बोझ हमारे सरों पर है, हमारी मैशियत पर है, उनको हम वापसी उनके वतन पहुंचा रहे हैं। और वो भी नहीं है वो वहाँ जाएं, उसके बाद वो इजी हमारा वीज़ा हासिल करें और यहाँ के सैलम ले लें, तो उनको भी हम नहीं निकाल रहे। ये उन लोगों को निकाल रहे हैं कानूनी प्रोसेस अपना पूरा करें, क्योंकि जो कि पूरी दुनिया में एक जी कानूनी तरीक़ाकार होता है किसी भी मुल्क में जाने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन कुछ तस्वीरें हमने देखी, माज़रत आपको इंटरजेक्ट करने के लिए, कुछ तस्वीरें, कुछ फुटेजेस हमने देखी कि जहाँ पे कंटेनर्स के अंदर भर के अफ़गान मुहाजिरीन को भेजा जा रहा था, उस पर इंसानी हुकूक की बहुत आवाज़ें उठी। देखिए जी, वो अभी इतना बर्डन है, वो खुद करते हैं, हम लोग तो उनको कहते हैं कि आप चले जाएं, मगर जो लोग मतलब जाना ही नहीं चाह रहे, एक हमारी एक सॉवरेन मुल्क है, कंट्री है, हमारा वतन है, हमने अपने खुद फैसले लेने, और हमने उनको एक डेड लाइन दी थी। यही दूसरी जगह होता है, आप ऑस्ट्रेलिया में देखें, वो अपने मतलब किसी को भी अपने मुल्क में इंटर ही नहीं होने देते, उन्होंने एक जजीरा बनाया। और ये पूरी दुनिया में मुल्कों की अपनी स्ट्रेटजी होती है कि वो किस तरह अपने रेफ्यूजीज़ को रखते हैं, और ये अनलीगल लोग हैं। और ये जो आप कह रहे हैं, ये इन्होंने खुद करवा के इनको हमने भेजा है कि ये कोई कोयटा से, बलूचिस्तान से ज़्यादा लोग थे कोयटा में, और जितने भी इनके वो हैं, इनकी ख़वातीन का एहतराम किया जा रहा है, बच्चों का एहतराम किया जा रहा है, उन लोगों का भी एहतराम किया जा रहा है, और उनको इज़्ज़त और वक़ार से भेजा जा रहा है। कोई हम उनसे तो वो जो कंटेनर्स हमने देखे, कंटेनर्स में भर के, जो कि बड़ा एक गैर इंसानी सा अमल लगता है, सो वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से था या ये कंटेनर्स खुद अफ़गान मुहाजिरीन ने अपने आप को खुद कंटेनर्स में बंद कर लिया और रवाना हो गए? ये खुद इनको पास जगह ही नहीं थी ना, वो नहीं जाने का कोई, तो जो कंटेनर्स थे वो अफ़गान मुहाजिरीन ने उन्होंने खुद वो किए हुए थे, और हमने तो उनको, कोयटा से बहुत करीब है, 2 घंटे की मतलब ड्राइव है अफ़गान बॉर्डर, और ये जो इनको बहुत डेडलाइन दी कि अपना अपना बंदोबस्त कर लें। और ये जब लाजमी बात है, जब हमने एक डेडलाइन हमारी ख़त्म हुई तो उस पर हमने अपने तौर पर इनिशिएटिव लिया, लेकिन गैर इंसानी रवैया या किसी के साथ नहीं रखा गया। हमारे भाई हैं, हमने इतना अरसा उनको सीने से लगा के रखा, और अब जब जा रहे हैं तो ये एक मुल्क का एक अपना एक खुद मुख्तियारी होती है कि वो क्या फ़ैसले करे, और ये फ़ैसला हुआ है, हुकूमत का फ़ैसला है, और उनको ये
जाना भी चाहिए और इज़्ज़त के साथ हम उनको भेज रहे हैं। अब कुछ हलकों की तरफ से प्रोपेगेंडा भी किया गया कि जी कुछ ख़वातीन के पास, कुछ बुज़ुर्ग अफराद के पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, उसके बावजूद उनको हिरासा किया गया, और ख़वातीन भी वो के जो बाल बच्चेदार ख़वातीन थी, जिनके बच्चे थे, फैमिलीज़ थी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स उनके पूरे भी थे, उसके बावजूद उनको हिरासा किया गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देख लें कि पूरे ये जब यहाँ भी थे तो आज के तो नहीं है ये। जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको छेड़ा नहीं गया, और जिनके पास अनलीगल थे उनको एक टाइम दिया गया। और ये हर मुल्क करता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पर कोई प्रोपोगंडा किया जाए। हमने इनको इज़्ज़त और वक़ार के साथ कहा कि आप अपने मुल्क वापस चले जाएं। ठीक, कुछ सियासत के हवाले से सवालात भी कर लिए जाएँ। इस वक्त जो मुल्क में सियासी माहौल है, तो एक मखसूस सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको शिकवा है कि उनके साथ, उनके कारकुनान के साथ, उनके रहनुमाओं के साथ, लीडर्स के साथ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। किस तरह एड्रेस करेंगे आप इस इशू को, ख़ासतौर पर जो ख़वातीन के एक मामले को वो बहुत उछालते हैं कि जी ठीक है 9 मई के सानहे में मुलव्विस थी वो ख़वातीन, लेकिन उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। देखिए मैडम, मैं आपको सच्चाई की बुनियाद पर ये बात कर रहा हूँ। मैंने पूरे पाकिस्तान की जेलों का विज़िट किया। लाहौर कोट लखपत जेल में मुझे तहरीक इंसाफ की ख़वातीन मिली, मुझे डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर में ख़वातीन मिली, और किसी एक ने भी सिंगल कोई ऑब्ज़र्वेशन, कोई गिला, कोई शिकवा नहीं किया। मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताएं कि अगर कोई गैर इंसानी रवैया आपके साथ किया जा रहा है या कोई ऐसी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है, तो मैं बीइंग ए मिनिस्टर यहाँ हाज़िर हूँ। किसी ने एक शिकायत नहीं की। सब ने यही शिकायत की जी हमें बेल नहीं मिल रही। मैंने कहा वो हमारा काम नहीं है, वो अदालतों का काम है, अदालतों से आप रुजू करें। बाकी मैं समझता हूँ जहाँ मैडम ये गिला शिकवा हो रहा है कि इंसानी हकूक़ की वायलेशन हुई है और तहरीक इंसाफ, मुझे सिर्फ इतना बता दें तहरीक इंसाफ के कि जो 9 मई को हुआ वो मुल्क के लिए अच्छा हुआ। जो 9 मई को किया गया वो दुश्मन हमारा 78 साल में नहीं कर सका जो ये हुआ। और फिर से कानून तो इसमें कोई तफरीक नहीं करता ना कि आपने जुर्म किया है तो आप खातून हैं या मर्द हैं। जी हाँ। आपने जुर्म किया है तो कानून की नज़र में आप बराबर हैं। जी। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिन शहीदों के जिन फैमिलीज़ ने जो हमारे वहाँ मुजस्मे थे, जो हमने एक यादगार शौदा बनाई हुई थी, उनको तोड़ना, तो क्या उनकी फैमिलीज़ के इंसानी हकूक़ पामाल नहीं हुए? राइट। उनके भी तो हकूक़ है, वो भी तो इस मुल्क के लिए शहीद हुए हैं। हम उनकी फैमिलीज़ को क्या जवाब दें? और ये मैं समझता हूँ कि जो भी लोग हैं, जियो फेंसेस और हमारे जितने भी CCTV कैमरे, और बेगुनाह किसी को नहीं रखा गया, ये मैं श्योरिटी की बात कर रहा हूँ। और जितने भी मुलव्वस पाए गए हैं उनको पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया खलील जॉर्ज साहब, निगरान वफाकी वज़ीर फॉर ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान में। ये था आज का प्रोग्राम। देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ऑन मंडे एट 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।